तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ iQOO Z6 5G फ़ोन का। ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन हो सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट बाय हो सकता है। तो इसके रिव्यू में हम सबसे पहले चलते हैं स्मार्टफ़ोन के ओवरव्यू पर। तो स्मार्टफ़ोन का जो डिज़ाइन है वो टिपिकल सा है और ग्लॉसी बैक के साथ आपको बहुत बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है। इसमें स्नैपड्रैगन 695 5G मोबाइल प्लेटफॉर्म मतलब 695 5G प्रोसेसर है, जिसके साथ ही एक 5G फ़ोन भी हो जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस का डिस्प्ले है और इसके साथ आपको मिल जाता है 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो आपके फ़ोन को गेमिंग के समय ठंडा करता रहेगा और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ में आपको एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की। आजकल ये कम है, सैमसंग वाले 6000 तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड रैम 2.2, ये एक ऐसा वर्जन है जिसमें अगर आपको रैम 4 GB की मिलेगी तो उसमें 1 GB बढ़ाया जाएगा। अगर आप 6 GB रैम वाला फ़ोन लेते हैं तो उसमें 2 GB रैम बढ़ाया जाएगा और अगर 8 GB वाला लेते हैं तो उसमें 4 GB बढ़ाया जाएगा। जिसके साथ अगर आप 8 GB का फ़ोन लेंगे तो 12 GB का हो सकता है। खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाएगा। मतलब एक्सटेंडेड रैम का तो सपोर्ट मिलेगा बट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। एक्चुअल रैम आपकी 8 GB ही रहेगी और इसके साथ मिल जाता है 50 MP IAF कैमरा, जो बिल्कुल आँखों की तरह ऑटो फोकस करता है। मतलब इतना फास्ट ऑटो फोकस होगा जो आँखों से भी ज़्यादा फास्ट लगेगा आपको। तो इसका बैक कैमरा बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है और इसके फीचर्स भी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर। तो इसमें आप अपनी गेमिंग को लेवल अप कर सकते हैं। मतलब ये टिपिकल सा प्रोसेसर है जो एवरेजली शायद गेमिंग के लिए ही बना है। और इसके बाद आते हैं स्नैपड्रैगन, फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो ये 6 nm का प्रोसेसर है। मतलब 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इसमें वर्क करती है और Antutu स्कोर इसका निकल कर आया है 410563 और ये 15% CPU परफॉर्मेंस बूस्ट हो गई है और 30% GPU परफॉर्मेंस। तो आप जो देख रहे हैं ये इसका कंपैरिजन किया गया है स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ। 690 या 690G था वो। तो 120 हर्ट्ज की FHD प्लस डिस्प्ले, मतलब फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है जो फैसिनेटिंग स्मूथ टच के साथ मिलेगी। और इसके साथ ही इसका साइज़ है 6.58 इंचेस, जो सेंटीमीटर में 16.7 सेंटीमीटर होता है। और इसके साथ आपको मिल जाता है DCI-P3 वाइट कलर गैमेट। कलर्स इसमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके बाद फिर इसकी बैटरी को शोकेस किया गया है जो कि है 5000 mAh की लार्ज बैटरी। वैसे ये इतनी भी लार्ज है नहीं, सैमसंग में आपको 6000 तक की बैटरी मिल जाती है। आजकल सैमसंग में 6000 नॉर्मल हो चुका है। फिर iQOO वालों ने इसका टेस्ट किया इस फ़ोन का, इसकी बैटरी का, और देखा कि अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ म्यूजिक ही सुनते हो तो आपको 24.3 आवर का बैकअप मिलेगा। और अगर आप सिर्फ फेसबुक सर्फिंग करते हो तो आपको 22.6 आवर का बैकअप मिलेगा। और अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स पे हो तो 16.9 आवर्स का बैकअप मिलेगा। और अगर कंटिन्यूसली गेमिंग करते हो, वैसे मैं तो नहीं करता हूँ बट अगर आप करते हो तो 8.5 आवर तक ये BGMI का सपोर्ट देगा। वैसे PUBG भी लिख सकते थे। फिर यह ओनली बैटरी अच्छी है। फिर अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर, एक्सटेंडेड रैम 2.0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 8 GB प्लस 4 GB एक्सटेंडेड रैम टेक्नोलॉजी can add up to 4 GB of storage space as extended memory, enabling an 8 GB phone to provide a 12 GB equivalent experience. You will be able to quickly switch between different apps and enjoy smooth operations even with multiple apps running in the background. तो हाँ, ये रैम को बढ़ा सकते हैं। 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये आपकी गेमिंग में सपोर्ट करेगा। फ़ोन को ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा और उतना हद तक ठंडा भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। और फिर आते हैं 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। ये आपकी क्विकली टच पे मतलब कितना जल्दी आपका फ़ोन रिस्पॉन्स करेगा टच करने के बाद, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं और अल्ट्रा गेम मोड, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाएगा। अल्ट्रा गेम मोड कोई ख़ास बात नहीं है, ये आजकल ज़्यादातर फ़ोन में दिख जाता है।
जिसमें वॉइस चेंजर, स्क्रीनशॉट, आप कई सारी चीज़ें गेमिंग के साथ साथ कर सकते हैं। फिर इसके डिज़ाइन पे बात आती है, स्टाइलिश एंड स्लिम डिज़ाइन, ऑनली 2.5D फ्लैट फ्रेम ठीक ठाक ही है, बट 8.25 mm कुछ ज़्यादा ही थिक है। पहले के फ़ोन्स ठीक आते थे, 6 mm 7. ओप्पो के फ़ोन ज़्यादा ही रहते हैं। और 186 ग्राम, ये भी मतलब इसे हैवी भी नहीं कह सकते और लाइट भी नहीं कह सकते। और फिर इसका डिज़ाइन अच्छा ही है। फिर इसमें आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं, क्रोमेटिक ब्लू, डायनामो ब्लैक। डायनामो तो मैंने कहीं सुन रखा है, पबजी से रिलेटेड है क्या? नहीं, एक बार वो वाला मीम, ये पबजी वाला है क्या? फिर इसके कैमरे की 50 MP IAF कैमरा, नेवर स्टे आउट ऑफ फोकस, मतलब इसके फोकस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये आई ऑटो फोकस, मतलब आँखों से भी ज़्यादा तेज़ी से फोकस कर लेता है, या फिर आँखों के जितना हो सकता है, आँखों से ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, ये इसके कुछ सैंपल से आप देख सकते हैं। फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी हैं और लाइट अच्छे कैप्चर किया है इसने, और कलर्स भी देख सकते हैं। फिर कुछ यहाँ नीडेड जानकारी है, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। CPU एंड GPU परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद स्नैपड्रैगन 690G। मैंने कहा था ना, CPU और GPU का जो परफॉर्मेंस यहाँ दिखाया गया था, खा गया 15% जो मैंने बताया था, हाँ ये रहा 15% CPU परफॉर्मेंस, 30% GPU परफॉर्मेंस। तो ये जो बूस्ट किया गया दिखा रहा है, तो ये कंपेयर किया गया है स्नैपड्रैगन 690G प्रोसेसर के साथ। और Antutu बेंचमार्क जो है वो टेस्टेड किया गया 9.3.0 वर्जन और 8GB 1, तो ये उसका वर्जन है। सो Antutu स्कोर iQOO Z6 के 8GB वाले वर्जन का निकाला गया है। फिर यहाँ देखते हैं, स्नैपड्रैगन इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, ये ठीक है। मेजर डायग्नोस टच स्क्रीन इज, तो इसका जो स्क्रीन है 6.58 इंच इन्होंने फुल रेक्टेंगल का लिया है, लेकिन एक्चुअल डिस्प्ले एरिया इज सिंपली स्मॉलर। मतलब जो बात है कि इन्होंने पूरा पेजल्स तक का डिस्प्ले का मेजर किया है, बट डिस्प्ले थोड़ी छोटी हो सकती है। अगर बेजल्स बड़े होते हैं तो डिस्प्ले में थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, और अगर बेजल्स ज़्यादा ही पतले होते हैं तो डिस्प्ले में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है वो सिर्फ 2 फिंगर्स वालों के लिए है। मतलब अगर आप 2 फिंगर गेमर हो तो टच सैम्पलिंग रेट ठीक ठाक ही काम करेगा, मतलब 240 हर्ट्ज पे ही रहेगा। बट अगर आप 4 फिंगर या 6 फिंगर उससे ज़्यादा खेलते हो तो टच सैम्पलिंग रेट में कुछ फ़र्क पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ। तो उसके बाद देखते हैं, जो इन्होंने बैटरी परफॉर्मेंस का टेस्ट किया था वो टिपिकल कंडीशन में किया था, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री अप्रॉक्स था, और बाकी सब ब्राइटनेस एवरेज और वॉल्यूम भी एवरेज ही था। तब जाके इनका ये आया था 24.3 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक टाइम, एंड बाकी सब का मैंने आपको पहले बता ही दिया था। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, जो वर्जन 2.0 का जो इन्होंने बता रखा है कि रैम अपग्रेडेड करने का, तो 4GB के साथ आपको अपग्रेड करने के लिए मिलेगा 1GB, मतलब ये कुछ 5GB अप्रॉक्स पड़ेगा। और अगर आप 6GB वाला वर्जन लेते हो तो उसमें 2GB अपग्रेड कर सकते हो, जिसके साथ वो 8GB का फील दे सकता है। और उसके बाद अगर आप 8GB वाला वर्जन ही लेते हो तो उसमें आप 4GB एक्सटेंड कर सकते हो, जिसके साथ आपको फील आएगी 12GB की। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ओनली 6GB एंड 8GB रैम वर्जन सपोर्ट बोके एंड नाइट मोड। तो अगर आप 6GB या फिर 8GB वाला वर्जन लोगे तभी आपको ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर और नाइट मोड का सपोर्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आप 4GB वाला वर्जन लेते हो तो आपको नाइट मोड और ब्लर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा कि उन्होंने मेंशन कर दिया, ये सब चीज़ें मेंशन करना अच्छा होता है, और मैंने भी आपको बता दिया। तो इस फ़ोन में सिर्फ इतना ही था, अभी बाकी और भी नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं तो मुझे उसके बारे में भी बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो, और वीडियो भी तो देखो यार। सब लोग लाइक का टारगेट करते हो, अब मुझे लगता है कि मुझे व्यूज़ के भी टारगेट रखने पड़ेंगे। प्लीज़ 10 व्यूज़ पहुँचा देना इस वीडियो पे प्लीज़, और कम से कम 1 लाइक और 1 कमेंट बस। तो बस गुड बाय, टेक केयर।